हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग जो आगामी परीक्षा है एएलपी की उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भूगोल विषय के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये क्वेश्चन तो सभी लोगों को पता ही होगा कि भारत विश्व का 7वां बृहत्तम देश है। तो भारत जो है विश्व का 7वां बृहत्तम देश है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं। एक विकल्प दिया गया है 5वां, 6वां, 7वां और पहला। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा 7वां। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत से कौन कौन से देश बड़े हैं। तो भारत से बड़े देश हैं, सबसे बड़ा देश है विश्व का रूस। रूस जो देश है यह यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में इसका विस्तार पाया जाता है। रूस के बाद आता है कनाडा। तो कनाडा जो है ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके बाद कनाडा के बाद स्थान आता है चीन का। चीन, फिर इसके बाद यूएसए या इसे ही अमेरिका कहा जाता है। यूएसए चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश है। फिर इसके बाद ब्राज़ील और 5वें नंबर का देश है ब्राज़ील। 6ठे नंबर का देश है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद नंबर आता है भारत का। तो ये भारत जो है विश्व का 7वां बृहत्तम देश है और 8वां जो बृहत्तम देश है वो है अर्जेंटीना। विश्व का 8वां बृहत्तम देश है। इसी प्रकार से कजाकिस्तान जो है ये विश्व का 9वां बृहत्तम देश है। तो क्वेश्चन दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो विश्व में भारत जो है 7वां बृहत्तम देश है। तो जिसका क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार से इसमें और महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। तो जो भारत है, भारत का कुल स्थलमंडल का क्षेत्रफल है 2.43%। इसी प्रकार से जब स्थलमंडल और जलमंडल को दोनों को सम्मिलित किया जाता है तो भारत का क्षेत्रफल आता है पूरे भूमंडल का 0.57%। तो ये हो गए भारत के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो जनसंख्या है उसकी उस क्षेत्र के आधार पर कितनी है, ये इस संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व का क्षेत्रफल है 2.4%, किंतु पूछा गया है कि जो जनसंख्या है वो भारत में कितनी निवास करती है। तो 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पर संपूर्ण मानव जाति की जो जनसंख्या है वो 17.5% भारत में निवास करती है, किंतु जो यूएन रिपोर्ट आई है 2023 में उसके आधार पर भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग पहुंच गई है 18.5%। यूएन रिपोर्ट जो 2023 में आई है उसके आधार पर भारत की जनसंख्या है विश्व की 18.5%, किंतु यदि 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा तो उसमें भारत की जनसंख्या है 17.5%। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अक्षांशों से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं। तो ये एक हम लोग पृथ्वी का डायग्राम बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गई, इसे कहा जाता है विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में जब हम लोग जाते हैं तो इसमें 90 अक्षांश पाए जाते हैं। इसी प्रकार से दक्षिण में जब जाते हैं तो इसमें भी 90 अक्षांश पाए जाते हैं। तो 90 + 90 + 1 तो टोटल अक्षांश हो जाते हैं 90 + 90 + 1, तो टोटल अक्षांशों की संख्या हो जाती है 181। किंतु प्रश्न में पूछ रहा है कि अक्षांश रेखाएं कितनी पाई जाती हैं। तो जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है तो ये बिंदु के रूप में है, रेखा के रूप में नहीं है। तो इसमें उत्तरी ध्रुव माइनस हो जाएगा और दक्षिणी ध्रुव का जो बिंदु है वो माइनस हो जाएगा। तो अक्षांश रेखाएं, क्योंकि जो
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं, यहाँ पर रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं, तो जिसके कारण कुल अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं पृथ्वी पर 179। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें 179 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको हम लोग भारत के डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो हमारे साथ आप लोग भी भारत का मानचित्र बनाइए। अगर मानचित्र से समझेंगे चीज़ों को तो बहुत ही आसान हो जाएगा भारत के भूगोल विषय को पढ़ना। तो ये बन गया भारत का मानचित्र। ऐसे गुजरती है भारत के मध्य से 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी कर्क रेखा है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पश्चिम में पड़ता है गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर पड़ता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य पड़ते हैं त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं गुजरात, मणिपुर, मिजोरम और झारखंड। तो गुजरात से तो होकर गुजरती है, मिजोरम से भी होकर गुजरती है और झारखंड से भी होकर गुजरती है, नहीं होकर गुजरती है मणिपुर से। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब भारत के 4 सुदूरस्थ बिंदु सबसे पहले हम लोगों को देखने होंगे। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, जिसे कहा जाता है किबिथू। किबिथू। इसी प्रकार से भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसे कहा जाता है गौर माथा या गुहार मोती के नाम से जाना जाता है, तो जिसकी अवस्थिति है गुजरात प्रांत में। इसी प्रकार से भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, मुख्य स्थलीय भूमि का, वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो स्थल है, इसकी अवस्थिति तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। किंतु जब द्वीपों को सम्मिलित कर लिया जाता है तो सबसे भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जिसकी अवस्थिति सियाचिन ग्लेशियर में पाई जाती है। सियाचिन ग्लेशियर में पाई जाती है। तो ये इसमें विकल्प दिए गए हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, किबिथू और गौरमाथा। तो इंदिरा पॉइंट हो गया भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो इसमें हम लोगों ने इस क्वेश्चन के माध्यम से भारत के चारों सुदूरस्थ बिंदुओं को देख लिया है। तो इसमें विकल्प बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत के मानक समय से संबंधित है। तो इसमें पूछा गया है कि भारत की जो मानक समय रेखा है किस शहर से होकर नहीं गुजरती है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे मानक समय रेखा के बारे में। तो पहले फिर से एक हम लोग भारत का मानचित्र बनाएंगे। भारत का मानचित्र बनाएंगे, तो आप लोग भी मेरे साथ बनाइए। ये है 82.5 देशांतर रेखा। तो 82.5 जो पूर्वी देशांतर रेखा है, इसके माध्यम से भारत के समय का निर्धारण किया जाता है। तो ये भारत के 5 प्रांतों से होकर गुजरती है। तो सबसे उत्तर में पड़ता है उत्तर प्रदेश, यूपी, फिर मध्य प्रदेश, एमपी, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर भारत की जो मानक समय रेखा है होकर गुजरती है। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण शहर पड़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है नैनी, उत्तर प्रदेश का नैनी शहर इसी पर अवस्थित है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का जगदलपुर शहर, जगदलपुर शहर की अवस्थिति मानक समय देशांतर रेखा पर ही है। इसी प्रकार से राजमुंदरी शहर जो है आंध्र प्रदेश का, राजमुंदरी, तो राजमुंदरी शहर की भी अवस्थिति 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा पर ही देखने को मिलती है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर नहीं गुजरती है। तो नैनी से होकर गुजरती है, जबलपुर से नहीं गुजरती है, जगदलपुर से गुजरती है और राजमुंदरी से होकर गुजरती है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस शहर से होकर नहीं गुजरती है। तो इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा, विकल्प बी।
तो जबलपुर से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि पाकिस्तान के साथ कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है। तो इसको भी हम लोग पहले देख लेते हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान के साथ जो भारत के राज्य सीमा बनाते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो ये ऐसे बनता है, राजस्थान ऐसे, ये हो गया जम्मू कश्मीर। तो राजस्थान यहाँ पर ऐसे बनता है, गुजरात प्रांत। तो पाकिस्तान है उसकी सीमा रेखा लगती है लद्दाख से, सबसे उत्तर में लद्दाख प्रांत से, फिर इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर से सीमा लगती है, फिर यहाँ पर लगती है पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ और गुजरात के साथ। 5 राज्यों के साथ पाकिस्तान की सीमा साझा होती है। तो इसमें विकल्प दिया गया है कि पाकिस्तान के साथ कौन से राज्य सीमा नहीं बनाते हैं। तो राजस्थान सीमा बनाता है, लद्दाख सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर सीमा बनाता है, महाराष्ट्र राज्य सीमा नहीं बनाता है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। तो पाकिस्तान जो है भारत के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत को भौतिक विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो जो भारत है भौतिक विशेषताओं के आधार पर सबसे उत्तर में जो संरचना अवस्थित है उसे कहा जाता है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के दक्षिण में अवस्थित है विशाल मैदान। विशाल मैदान जो है इसका निर्माण हुआ है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ है। फिर सबसे दक्षिण में जो संरचना अवस्थित है जिसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है ये भारत की तीसरी भौतिक विशेषता है और प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम में तटीय मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो भारत को भौतिक विशेषताओं के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसको भी हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। फिर से भारत का मानचित्र बनाते हैं। सबसे उत्तर में अवस्थित है हिमालय, इसे ही कहा जाता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हिमालय। फिर मध्य में अवस्थित है हिमालय की गिरिपथ से लेकर प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा तक विशाल मैदान का विस्तार पाया जाता है। विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, ये भारत की दूसरी भौतिक विशेषता है। इसी प्रकार से ऐसे पाया जाता है, ये है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम में तटीय मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो जिसे कहा जाता है पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान। तो भारत को भौतिक विशेषताओं के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक हो गया हिमालय, दूसरा हो गया विशाल मैदान, तीसरा हो गया प्रायद्वीपीय पठार, चौथे में सम्मिलित किया जाता है पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, साथ ही साथ इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है भारत के जो द्वीप समूह हैं उनको भी। तो भारत को भौतिक विशेषताओं के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंचनजंगा शिखर किस राज्य में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन से संभवतः सभी लोग वाकिफ होंगे या सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल। तो कंचनजंगा जो शिखर है इसकी अवस्थिति भारत का जो सिक्किम राज्य है वहाँ पर इसकी अवस्थिति पाई जाती है। तो सही विकल्प हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम राज्य में कंचनजंगा शिखर की अवस्थिति पाई जाती है। ये वर्तमान में भारत का सर्वोच्च शिखर है, भारत का सर्वोच्च शिखर है। किंतु यदि पीओके को भी भारत में सम्मिलित कर लिया जाता है, पीओके को जो पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके को अगर भारत में सम्मिलित कर लिया जाता है तो भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाती है K2, तो जिसे ही कहा जाता है गार्डविन ऑस्टिन। गार्डविन ऑस्टिन
भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाती है, तो जिसकी अवस्थिति काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। काराकोरम, तो काराकोरम जो श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो ये हो गए महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अरावली श्रेणी का विस्तार किस राज्य में नहीं पाया जाता है? तो विकल्प दिए गए हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली। तो सबसे पहले अरावली श्रेणी बनाते हैं। तो अरावली जो श्रेणी है इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली कटक तक या दिल्ली रिज तक इसका विस्तार पाया जाता है। दिल्ली कटक तक इसका विस्तार पाया जाता है, लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में। तो इसमें राज्य पड़ते हैं गुजरात, सबसे दक्षिण में गुजरात, फिर राजस्थान और दिल्ली। 3 राज्यों में अरावली श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। तो विकल्प दिए गए हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली। तो पूछा गया है क्वेश्चन में अरावली श्रेणी का विस्तार किस राज्य में नहीं पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है मध्य प्रदेश में। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दर्रों से संबंधित क्वेश्चन है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो रोहतांग दर्रा जो है इससे सभी लोग लगभग वाकिफ होंगे इस क्वेश्चन से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्रायः लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर ही कर लेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो जो रोहतांग दर्रा है, तो रोहतांग दर्रा ये मनाली से लगभग 51 किलोमीटर की दूर पर अवस्थित है। तो 51 किलोमीटर मनाली से ये दूर अवस्थित है। ये पीर पंजाल जो श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी पर यह दर्रा पाया जाता है। पीर पंजाल जो श्रेणी है ये मध्य या लघु हिमालय का हिस्सा है। पीर पंजाल श्रेणी पर रोहतांग दर्रा पाया जाता है। रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे की अवस्थिति पाई जाती है। रोहतांग दर्रे के अतिरिक्त बारालाचा दर्रा, इसी प्रकार से देवसा दर्रा और सिपकीला दर्रा इत्यादि हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। सिपकीला दर्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रामगंगा नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो रामगंगा जो नदी है ये गंगा की बाएं तट की सहायक नदी है, जो कन्नौज के निकट गंगा नदी में आकर मिलती है। तो विकल्प दिए गए हैं बरेली, शाहजहांपुर, कन्नौज और फतेहपुर। तो कन्नौज के निकट आकर रामगंगा नदी गंगा नदी में आकर मिलती है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि भारत की महामहिम जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी किस जनजाति से संबंधित हैं? तो जो राष्ट्रपति हैं वो संथाल जनजाति से संबंधित है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन दिया गया है जलप्रपात से संबंधित। तो विकल्प क्वेश्चन दिया गया है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर अवस्थित है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात की अवस्थिति पाई जाती है, जो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा किस राज्य में सबसे पहले होती है? तो भारत की जो सबसे प्रमुख वर्षा है वो प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा, तो जो केरल राज्य में सबसे पहले पहुंचती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा केरल राज्य में सबसे पहले भारत को वर्षा प्राप्त होती है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई से संबंधित विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया गया है 15,020 किलोमीटर, दूसरा विकल्प दिया गया है 15,002 किलोमीटर, तीसरा विकल्प दिया गया है 15,000 किलोमीटर और चौथा विकल्प दिया गया है 15,200 किलोमीटर। तो इसमें सही विकल्प है 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर और भारत की जो जलीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। किंतु यदि द्वीपों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो भारत की जलीय सीमा रेखा की लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। ये हो गए अन्य तथ्य। तो भारत की स्थलीय सीमा की
रेखा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प दिए गए हैं, उत्कल का मैदान, कोंकण का मैदान, कोरोमंडल तट का मैदान और मालाबार तट। तो उड़ीसा का जो मैदान है उसको उत्तरी सरकार या उत्कल के मैदान के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सरकार या इसे ही कहा जाता है उत्कल का मैदान। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुना नदी जो है बंदरपुच्छ की पहाड़ियों से निकलती है। तो बंदरपुच्छ की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर अवस्थित है यमुनोत्री हिमनद। तो यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी उद्गमित होने के बाद प्रयागराज में करके बताइए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्वेश्चन दिया गया है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर जब भारत के राज्यों को देखते हैं तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान के उपरांत स्थान आता है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश। फिर इसके बाद स्थान आता है महाराष्ट्र का और चौथा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, यूपी का। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो अभी हमने बताया कि भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? तो भारत जो है उसकी आकृति लगभग चतुष्कोणीय प्रकार की है। तो जिसका उत्तर और दक्षिण विस्तार जो है वो इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक, ये है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर पाया जाता है। इसी प्रकार से भारत का जो पूर्व पश्चिम विस्तार है किबिथु से लेकर गौरमाथा या इसे ही कहा जाता है गुहार मोती। तो पूर्व पश्चिम भारत का है 2933 किलोमीटर। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं 2250 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर और 3500 किलोमीटर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? तो जो श्रीलंका है एक द्वीपीय देश है। तो द्वीपीय देश होने के कारण यह एक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। तो जिसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से पहले समझते हैं। आप लोग भी मेरे साथ डायग्राम बनाइए। ये बन गया भारत का मानचित्र। भारत के ही दक्षिण में अवस्थित है श्रीलंका। श्रीलंका जो है भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। पाक जल संधि जो है ये उत्तर में अवस्थित है पाक खाड़ी और दक्षिण में अवस्थित है मन्नार की खाड़ी। पाक की जो खाड़ी है और मन्नार की जो खाड़ी है इसको जोड़ता है पाक जल संधि। पाक जल संधि द्वारा ही श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो विकल्प इसमें दिए गए हैं पाक जल संधि, मलक्का जल संधि, 8 डिग्री चैनल और हरमुज जल संधि। तो पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कितने भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो इसको भी हम लोगों ने पिछले वाली वीडियो में समझा था कर्क रेखा के बारे में। तो इसको फिर से देख लेते हैं। कर्क रेखा जो है इसको ही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के रूप में इसे जाना जाता है। तो सबसे पश्चिम में राज्य पड़ता है गुजरात, फिर इसके बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के उपरांत पड़ता है छत्तीसगढ़ के बाद पड़ता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल
और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य पड़ते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य अवस्थित हैं। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो कर्क रेखा जो है इसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से भारत की जो प्रधान मानक समय रेखा है जिसे कहा जाता है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं आपस में एक दूसरे को काटती हैं बघेल खंड के पठार में। बघेल खंड का जो पठार है वहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो विकल्प इसमें दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया गया है बुंदेलखंड, दूसरा विकल्प दिया गया है बघेलखंड, तीसरा विकल्प दिया गया है मालवा का पठार, चौथा विकल्प दिया गया है दंडकारण्य का पठार। तो इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा। बघेलखंड का जो पठार है यहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या काटती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय जो पर्वत श्रेणी है इसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि पर्वत कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो विश्व में पर्वत मुख्यतः संपीड़न बल के प्रभाव से जो पर्वत निर्मित होते हैं उन्हें कहा जाता है वलित पर्वत, और जिन पर्वतों का ज्वालामुखी की प्रक्रिया के प्रभाव से निर्माण होता है उन्हें कहा जाता है ज्वालामुखी पर्वत। इसी प्रकार से भ्रंशन या धसाव की क्रिया से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें कहा जाता है ब्लॉक पर्वत या भ्रंश पर्वत। इसी प्रकार से जब इन्हीं पर्वतों में काफी समय के उपरांत अनाच्छादन की प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं, अनाच्छादन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है अपक्षयन और अपर्दन। तो अपक्षयन और अपर्दन के जब कारक सक्रिय होते हैं तो इन तीनों पर्वतों का काफी अपक्षयन होने से ये पर्वत ही अवशिष्ट पर्वत के रूप में शेष बचते हैं। तो इन्हें चौथे पर्वत के रूप में रखा जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय का निर्माण जो हुआ है वलन के प्रभाव से हुआ है। तो ये जो पर्वत है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य की सीमा चीन के साथ साझा नहीं होती है? तो चीन जो है भारत के उत्तर में अवस्थित एक विशाल देश है। तो इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारत का मानचित्र बनाते हैं। ये ऐसे आप लोग भी भारत का मानचित्र बनाइए। ये हो गया सिक्किम, ये हो गया भूटान, ये ऐसे, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र। तो चीन क्या है? भारत के उत्तर में अवस्थित है। तो सबसे पश्चिम में ये पड़ता है अक्साई चीन वाला क्षेत्र, ये है लद्दाख। तो लद्दाख के साथ चीन की सीमा साझा होती है। इसी प्रकार से लद्दाख के बाद इधर पड़ता है ये क्षेत्र जो है ये है हिमाचल प्रदेश HP। तो हिमाचल प्रदेश के साथ भी चीन की सीमा साझा होती है। फिर इसके बाद उत्तराखंड के साथ ये क्षेत्र जो है ये है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के साथ भी चीन की सीमा साझा होती है। इसी प्रकार से सिक्किम राज्य जो भारत का है सिक्किम, तो सिक्किम राज्य के साथ भी चीन की सीमा साझा होती है। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है उसकी भी सीमा चीन के साथ साझा होती है। तो अब हम लोग चलते हैं विकल्प की तरफ। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि किस राज्य की सीमा चीन के साथ साझा नहीं होती है? तो विकल्प दिए गए हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो असम राज्य जो है इसकी सीमा चीन के साथ साझा नहीं होती है। असम जो राज्य है ये भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है ये चीन और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड जो राज्य है ये चीन और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और सिक्किम राज्य जो है ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसके पश्चिम में सिक्किम के अवस्थित है नेपाल, पूर्व में अवस्थित है भूटान और उत्तर में अवस्थित है सिक्किम के चीन। तो ये हो गया। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में
किस राज्य की सीमा चीन के साथ साझा नहीं होती है? तो सही विकल्प हो जाएगा ए, असम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है। ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है और पूर्वी घाट पर्वत जो है आपस में आकर मिलते हैं नीलगिरी श्रेणी में। तो इसी के निकट ही अवस्थित है अनाई मुदी श्रेणी। अनाई मुदी या अनाई मुड़ी श्रेणी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो जिसकी ऊंचाई है लगभग 2695 मीटर। इसकी अवस्थिति पाई जाती है केरल राज्य में। केरल राज्य में। इसी प्रकार से दक्षिण भारत के अन्य शिखर हैं दोड्डाबेट्टा, कुद्रेमुख और नल्लामलाई। तो इसमें पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अनाई मुदी दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है या सर्वोच्च चोटी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है दर्रों से संबंधित है। तो इसमें पूछा गया है कि पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो पालघाट जो दर्रा है, पहले हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत या पश्चिमी घाट जो है उसमें 4 महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते हैं। तो 2 दर्रे तो पाए जाते हैं महाराष्ट्र में, एक थाल घाट दर्रा, एक भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट जो दर्रे हैं इनकी अवस्थिति महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है, महाराष्ट्र। और 2 दर्रे हैं पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा। तो ये जो दो दर्रे हैं इनकी अवस्थिति केरल राज्य में पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो पालघाट दर्रा केरल राज्य में स्थित है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दंडकारण्य के पठार का विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है? तो दंडकारण्य का जो पठार है ये एक विषम पठार है। ये एक विषम पठार है। इसको भी हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। तो मेरे साथ आप लोग भी डायग्राम बनाइए। कुछ इस तरह से ये बन गया भारत का मानचित्र। अब इसमें हम लोग दर्शाते हैं दंडकारण्य के पठार को। तो दंडकारण्य का जो पठार है ये एक विषम पठार के रूप में अवस्थित है, तो जिसकी अवस्थिति जो है 3 राज्यों में पाई जाती है। एक तो हो गया छत्तीसगढ़, दक्षिण में है आंध्र प्रदेश और पूर्व में है उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में दंडकारण्य का पठार विस्तारित है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि दंडकारण्य के पठार का विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है? तो इसको जो विस्तार है 3 राज्यों में पाया जाता है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये भारत के उत्तरी छोर पर अवस्थित एक हिमनद है। तो इसको भी हम लोग मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। तो ये है सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है इसके पूर्व में अवस्थित है अक्साई चिन। तो अक्साई चिन के ये पश्चिम में अवस्थित है। इसी प्रकार से लेह जो है, लेह, तो लेह के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है। इसी प्रकार से जो गिलगित क्षेत्र है, गिलगित क्षेत्र के पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है। इसी प्रकार से इसके दक्षिण में पाई जाती है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है, सियाचिन ग्लेशियर। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो विकल्प दिए गए हैं अक्साई चिन के पूर्व में। तो इसकी अवस्थिति जो है अक्साई चिन के पश्चिम में है। तो ये विकल्प क्या है? गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प दिया गया है लेह के पूर्व में। तो लेह जो शहर है तो लेह के उत्तर में इसकी अवस्थिति है। तो इसमें दिया क्या गया है? लेह के पूर्व में, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प दिया गया है गिलगित के उत्तर में। तो गिलगित जो है तो गिलगित के पूर्व में अवस्थित है। तो ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। ये नुब्रा घाटी
के उत्तर में अवस्थित है, तो नुब्रा घाटी के उत्तर में अवस्थित है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। उड़ीसा उच्च भूमि, उड़ीसा का जो तटीय मैदान है या तटीय क्षेत्र है उसे कहा जाता है उत्कल का मैदान, और जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, इसको भी हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, पहले आप लोगों को सहूलियत होगी। फिर से आप लोग मेरे साथ एक भारत का मानचित्र बनाइए। आप लोग अगर ऐसे पढ़ेंगे तो कभी भी प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी होगी। ज्योग्राफी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बिल्कुल मैथ और साइंस की तरह। तो इसको हम लोग बना रहे हैं पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय जो मैदान है इसको मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो उत्तर का जो मैदान है इसमें उसे कहा जाता है उत्कल का मैदान, और जो दक्षिण में अवस्थित है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विस्तारित है उसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें विकल्प दिए गए हैं उत्कल का मैदान, डॉल्फिन नोज, कावेरी तट और कोरोमंडल। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। कोरोमंडल का जो तट है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बैरन द्वीप अवस्थित है। तो बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पर ही अवस्थित है। तो इसकी अवस्थिति हम लोगों को देखनी है। तो इसको फिर से हम लोग भारत का मानचित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये है भारत का मानचित्र। बंगाल की खाड़ी में द्वीप अवस्थित हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो उत्तरी अंडमान वाले क्षेत्र में ही बैरन और नारकोंडम द्वीप अवस्थित हैं। तो बैरन जो द्वीप है ये अवस्थित है, ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी। तो यहीं पर ही अवस्थित है बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। चार विकल्प दिए गए हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अरल सागर और जावा सागर। तो बंगाल की खाड़ी में बैरन द्वीप की अवस्थिति पाई जाती है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो प्रवाल द्वीप जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें चार विकल्प दिए गए हैं, फाकलैंड द्वीप, मेडागास्कर द्वीप, अंडमान द्वीप और मिनिकॉय द्वीप। फाकलैंड, मेडागास्कर और अंडमान निकोबार जो द्वीप हैं इनका निर्माण मुख्यतः हुआ है भूगर्भिक संचलन से या संपीड़न के प्रभाव से, संपीड़न या वलन के प्रभाव से इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। किंतु जो भारत का लक्षद्वीप वाला क्षेत्र है जहां पर मिनिकॉय द्वीप की अवस्थिति पाई जाती है, इस संरचना का निर्माण हुआ है प्रवालों के जमाव से। तो प्रवालों के निरंतर जमाव से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। तो लक्षद्वीप का ही सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो विकल्प दिए गए फाकलैंड, मेडागास्कर, अंडमान और मिनिकॉय। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, मिनिकॉय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देश के किस प्रदेश में सर्वाधिक जिले हैं? तो इसमें सर्वाधिक जिलों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें बताना है कि किस राज्य में सबसे अधिक जिले पाए जाते हैं। तो सबसे पहला विकल्प दिया गया है हरियाणा। तो हरियाणा में वर्तमान में जिले हैं 22। इसी प्रकार से महाराष्ट्र राज्य जो है इसमें जिलों की संख्या है 36। मध्य प्रदेश जो राज्य है इसमें जिलों की संख्या है वर्तमान में 55। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75। और एक जगह निर्मित किया गया था कुंभ मेला क्षेत्र, कुंभ के समय में कुंभ मेला क्षेत्र। तो ये जब कुंभ का मेला आयोजित होता है या माघ मेला जैसे आयोजित होता है तो उसे कहा जाता है, इस जिले को जोड़ दिया जाता है। वैसे उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिले हैं 75। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तब उसकी राजधानी क्या थी? तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। तो श्री पोट्टी श्रीरामुलु जी जो थे उन्होंने भूख हड़ताल जब की थी तब आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से पृथक करके एक
राज्य बनाया गया था। तो उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी करनूल। उस समय राजधानी हुआ करती थी आंध्र प्रदेश की करनूल, किंतु 1956 में जब हैदराबाद रियासत को आंध्र प्रदेश के साथ मर्ज किया गया या जोड़ा गया, तो उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी बनती है हैदराबाद। किंतु क्वेश्चन पूछा जा रहा है वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, तब इसकी राजधानी थी, तो इसकी तब राजधानी थी करनूल, किंतु उसके बाद इसकी राजधानी बनी हैदराबाद। फिर से अब इसकी राजधानी चेंज हो गई है जब तेलंगाना अलग राज्य का गठन हो गया है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। कमेंट में जरूर बताइए आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जनजातियों से संबंधित है, तो जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेंटिनली जनजाति निवास करती है। सेंटिनली जो जनजाति है इसके बारे में जाना जाता है कि ये जो जनजाति है मुख्यतः मानव समुदाय से अलग रहना पसंद करती है। तो ये जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पर इनकी अवस्थिति या इनका निवास पाया जाता है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं लक्षद्वीप, अंडमान, नीलगिरी और बुंदेलखंड। तो अंडमान जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पर ओरंगे और सेंटिनली जैसी जनजातियाँ पाई जाती हैं, और जारवा जैसी यहाँ पर अन्य जो जनजातियाँ हैं यहाँ निवास करती हैं। ये सभी जो जनजातियाँ हैं ये निग्रिटो जनजाति समूह की हैं। निग्रिटो जो जनजाति है ये मुख्यतः अफ्रीका और लैटिन अमेरिका वाले देशों में इनकी अवस्थिति पाई जाती है। लैटिन अमेरिका, साथ ही साथ भारत का जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी निग्रिटो जनजातियाँ निवास करती हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नदियों से संबंधित। तो नदियों से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है बनास किसकी सहायक नदी है। तो बनास जो नदी है ये एक चंबल की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। चंबल की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो विकल्प इसमें दिए गए हैं चंबल, यमुना, केन, नर्मदा। तो विकल्प सही है ए। तो चंबल की सहायक नदी है बनास, तो और चंबल जो नदी है ये सहायक है यमुना की। इसी प्रकार से केन नदी भी यमुना की सहायक नदी है, और नर्मदा जो नदी है अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्गमित होने के उपरांत पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए भड़ौच के निकट ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है नर्मदा नदी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है नर्मदा किसकी ये बनास किसकी सहायक नदी है। तो बनास सहायक नदी है चंबल की। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा जो नदी है इसको भारत में गंगा के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में जैसे ही ये प्रवेश करती है तो इसको कहा जाता है पद्मा। तो पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। तो जमुना जो नदी है इसको बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया गया है गंगा नदी, दूसरा विकल्प दिया गया है नील नदी, तीसरा विकल्प दिया गया है अमेजन नदी, और चौथा विकल्प दिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस क्वेश्चन से लगभग सभी लोग वाकिफ ही होंगे कि जो माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित किया गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी अवस्थित है, और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी अवस्थित है। विश्व का सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो नदी द्वीप है उसको आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो मैंने तो इसमें बता दिया है कि माजुली विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, और विश्व का सबसे छोटा आप लोगों को कमेंट में बताना है कि विश्व का सबसे छोटा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है। इसकी अवस्थिति मैं बता दे रहा हूँ, इसकी अवस्थिति ब्रह्मपुत्र नदी में ही पाई जाती है। तो पावेल डुरोव क्वेश्चन पूछ रहा है पावेल डुरोव किस कंपनी के संस्थापक और सीईओ हैं। पावेल डुरोव किस कंपनी के संस्थापक और सीईओ हैं। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, स्पेसएक्स। इसमें सभी लोगों को पता होगा कि फेसबुक जो है इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। मार्क जुकरबर्ग हैं। इसी प्रकार से ट्विटर और जो स्पेस एक्स है इस पर मालिकाना हक है एलन मस्क का। एलन
मस्क। और जो टेलीग्राम है कि इसके संस्थापक हैं पावेल डुरोव, इसके संस्थापक हैं। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के द्वितीय प्रश्न की ओर। तो द्वितीय प्रश्न दिया गया है जापान की संसद से संबंधित। तो इसमें क्वेश्चन है जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है। जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है। इसमें विकल्प दिए गए हैं कांग्रेस, द्वितीय विकल्प दिया गया है पार्लियामेंट, तृतीय विकल्प दिया गया है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और चतुर्थ विकल्प दिया गया है डाइट। तो इसमें जो कांग्रेस है, कांग्रेस यूएसए की संसद का नाम है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी प्रकार से जो यूनाइटेड किंगडम है या यूके है, उसकी जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है पार्लियामेंट यूके को। इसी प्रकार से नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है ये चीन की संसद का नाम है, चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और जापान जो है उसकी संसद का नाम है डाइट। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, डाइट। पढ़ते हैं आज के तृतीय प्रश्न की ओर। तृतीय प्रश्न दिया गया है वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित। तो इसमें पूछा जा रहा है नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, मेघालय। तो इसमें जो नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य है इसकी अवस्थिति अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। आप लोग कमेंट में बताइए कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देशों के साथ साझा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है लाइकेन किसके संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। लाइकेन किसके संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। तो विकल्प दिए गए हैं जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। तो लाइकेन जो होते हैं, यदि कोई सतह है वहाँ पर लाइकेनों की अवस्थिति पाई जाती है और वहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है। यहाँ पर जैसे अम्लीय वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा जब होती है तो ये लाइकेन मरने लगते हैं, लाइकेन मरने लगते हैं। तो जो अम्लीय जल होता है उसमें मुख्यतः सल्फर और नाइट्रोजन का प्रभाव अधिक होता है। तो ये संकेत करता है वायु प्रदूषण का। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न दिया गया है पुस्तक से संबंधित है। इसमें पूछा जा रहा है फ्री हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, तारकनाथ दास, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैं तो बता ही रहा हूँ कि इस पुस्तक के लेखक हैं तारकनाथ दास। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ज्योग्राफी विषय से संबंधित है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 2 ही विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो पृथ्वी जो है सूर्य की जब परिक्रमा करती है तो वो मुख्यतः 2 स्थितियों को धारण करती है। जब पृथ्वी सबसे दूर होती है तो उस घटना को कहा जाता है अपशोर, और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट अवस्थित होती है तो उस घटना को कहा जाता है उपशोर। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो ये घटना होती है 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई की घटना जब होती है तो इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर। इस समय पृथ्वी को जो सौर विकिरण प्राप्त होती है लगभग 7% कम प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जब उपसौर की घटना होती है, ये घटना होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को घटना होती है उपसौर। इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी होती है, सबसे कम दूरी होती है। इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। इसी दिन जो पृथ्वी को सौर विकिरण प्राप्त होती है सामान्य दिन की अपेक्षा 7% अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये हो गया अपसौर के बारे में। इसी प्रकार से जब उपसौर, ये हो गया उपसौर। जब अपसौर देखते हैं तो अपसौर में की जो घटना होती है वो होती है 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई के दिन सूर्य और पृथ्वी के दूरी के बीच दूरी जो होती है सर्वाधिक होती है, दूरी होती है सर्वाधिक होती है। और पृथ्वी को जो सौर विकिरण प्राप्त होती है वो 7% कम प्राप्त होती है तथा पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 15.2 करोड़
किलोमीटर। तो प्रश्न पूछ रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, तो अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई के दिन, तो ये घटना कहलाती है अपशोर। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है? तो विकल्प दिए गए हैं उज्जैनी, मत्स्य, अश्मक, अंग। तो उज्जैनी जो है ये राजधानी थी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। इसी प्रकार से मत्स्य की राजधानी हुआ करती थी जयपुर, ये राजस्थान वाला क्षेत्र था। और अंग जो जनपद था, अंग महाजनपद, ये वर्तमान में बिहार का जो भागलपुर और मुंगेर जिला जो है बिहार का, वहाँ पर इसकी अवस्थिति पाई जाती थी। तो इसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा। तो प्रश्न पूछ रहा है कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर था? तो दक्षिण भारत में अवस्थित महाराष्ट्र राज्य में अस्मक जो महाजनपद था उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित थी। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के 8वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया गया है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? विकल्प दिए गए हैं 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक खाड़ी और कोको चैनल। तो विकल्प डी से स्टार्ट करते हैं। तो कोको चैनल द्वारा भारत जो है म्यांमार से अलग होता है। इसी प्रकार से जो पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। तो पाक खाड़ी जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है, पाक जो चैनल है उसके द्वारा ये पाक की खाड़ी जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से 8 डिग्री चैनल जो है भारत का लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप जो है वो मालदीव से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, मालदीव। और जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में अलग होते हैं। तो ये ऐसे हैं अंडमान और ये है निकोबार द्वीप समूह। तो इनके मध्य में अवस्थित है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री जो चैनल है तो अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच ये लगभग जो चैनल है लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ए। बढ़ते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न दिया गया है कि भारत में हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई? विकल्प दिए गए हैं 1990, 1991, 1992, 1993। तो इसमें सी विकल्प सही है। 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी। आप लोग कमेंट में बताइए कि बाघ परियोजना जो है ये कब शुरू की गई और किस वन्यजीव अभ्यारण्य से इसकी शुरुआत की गई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई तथा किसने इसका उद्घाटन किया था। ये आप लोगों का हो गया आज का टास्क। बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की तरफ। तो 10वां प्रश्न दिया गया है, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसमें जब सरकारों का गठन हुआ तो उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के विकास के लिए योजनाएं बनाना शुरू किया, तो जिसमें भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 के मध्य का इसका समय था। तो इस परियोजना का या इस पंचवर्षीय योजना का मेन जो उद्देश्य था कृषि और सिंचाई की सुविधाओं का विकास करना, इसी प्रकार से उद्योगों का विकास करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना। तो बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आते हैं विद्यालय और अस्पताल। तो इन सब का विकास करना पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसी प्रकार से जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये शुरू होती है 1956 से 1961 के मध्य। तो इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था उद्योगों का विकास करना, लौह और इस्पात उद्योग का विकास करना, साथ ही साथ रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये शुरू होती है 1961 से 1966 के मध्य। इस पंचवर्षीय योजना का भी उद्देश्य था आत्मनिर्भरता हासिल करना और इसका उद्देश्य था
कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, साथ ही साथ उद्योगों का व्यापक स्तर पर विकास करना। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ये स्टार्ट होती है 1 अप्रैल 1969 से 1974 के मध्य इस पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। तो इस परियोजना में व्यापक स्तर पर आत्मनिर्भरता का कार्यक्रम चलाया जाता है। तो आत्मनिर्भरता स्टार्ट होता है तृतीय पंचवर्षीय योजना से, किंतु व्यापक स्तर पर इस परियोजना को क्रियान्वित किया जाता है चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो सही विकल्प हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। इसमें विकल्प दिए गए हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन सी जो है ये गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। तो विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, इस तरह के जो फल होते हैं ये विटामिन सी का स्रोत होते हैं। तो इनको गर्म करने पर इनमें विटामिन सी नष्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है। तो भारत में मुख्यतः 3 फसल प्रारूप अपनाए जाते हैं। एक होता है रबी की जो फसल होती है ये स्टार्ट होती है अक्टूबर लास्ट से या नवंबर से स्टार्ट होकर अप्रैल तक का इसका समय होता है। इसी प्रकार से जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल प्रतिरूप है वो है खरीफ। खरीफ का जो समय है खरीफ का समय है जुलाई से अक्टूबर। इन्हीं दोनों के मध्य में ग्रीष्म काल के समय में एक तीसरा फसल प्रतिरूप विकसित किया गया है, तो जिसे कहा जाता है जायद। तो जायद जो फसल है इसके अंतर्गत मुख्यतः सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें लौकी, तोरई, खीरा, ककड़ी और साथ साथ इसमें कुछ प्रमुख दालें का भी उत्पादन किया जाता है, जैसे उड़द और मूंग की दालों का उत्पादन किया जाता है। तो इसका जो समय है ये समय शुरू होता है अप्रैल से जून के बीच में इसका समय रहता है। तो विकल्प इसमें दिए गए हैं अप्रैल से जून, जुलाई से नवंबर, नवंबर से मार्च, फरवरी से जुलाई। तो हम लोगों ने देखा कि जायद फसल का जो समय है वो अप्रैल से जून माह के मध्य रहता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न दिया गया है, यूएनईपी का मुख्यालय है। तो यूएनईपी का सभी लोगों को फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका पूछ रहा है मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो विकल्प दिए गए हैं जिनेवा, बंगलौर, न्यूयॉर्क, नैरोबी। तो इसमें जो केन्या देश है वहाँ पर नैरोबी शहर है। तो नैरोबी शहर में यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न दिया गया है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है। भूरी क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसमें विकल्प दिए गए हैं बकरी पालन, अंडा उत्पादन, उर्वरक उत्पादन और पेट्रोलियम उत्पादन। तो इसमें जो अंडा उत्पादन है इसे कहा जाता है गोल क्रांति, उर्वरक क्रांति जो है इसे ही कहा जाता है भूरी क्रांति, और पेट्रोलियम उत्पादन जो है इसे कहा जाता है कृष्ण क्रांति। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। बढ़ते हैं आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न दिया गया है, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक प्रदूषक कहलाती है। तो नदियाँ जो होती हैं उनमें विभिन्न स्रोतों के माध्यम से अपशिष्ट जल और विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों को पहुंचाया जाता है या पहुंचते हैं, तो जिसके कारण जो नदियां होती हैं प्रदूषित हो दी जाती हैं। तो इसी संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है कि अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक प्रदूषक कहलाती है। इसमें विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया गया है गंगा, कोसी, गंडक और दामोदर। तो ये जो चारों नदियाँ हैं लगभग सभी नदियाँ बहुत ही अधिक मात्रा में प्रदूषित हैं, किंतु जो दामोदर नदी है इसमें छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में जो इस्पात उद्योगों का विकास किया गया है उसके शोधन से जो जल निकलता है तो वो इस नदी में डाला जाता है, तो जिसके कारण से दामोदर जो नदी है अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। तो इसके कारण इसे कहा जाता है जैविक प्रदूषक वाली नदी। तो ये विकल्प इसमें डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न दिया गया है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकार जो है
यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है और उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा सकता है। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो हैं विभिन्न प्रकार के रिटों का प्रयोग करती हैं मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए। तो जो रिट है, रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है उच्च न्यायालय के पास। तो जिसमें जो न्यायपालिका होती है, तो न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करती है या संरक्षक होती है। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा सी, न्यायपालिका। तो आप लोग बताइए कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, और जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है। तो विकल्प दिए गए हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर और उपराष्ट्रपति। इसमें आप लोगों को कमेंट में बताना है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। किंतु जो स्पीकर है, स्पीकर को शपथ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्पीकर जो होता है, इसका जो चयन होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही इसका चयन किया जाता है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है 18वां। इसमें ये गलत टाइप हो गया है। तो आज का 18वां प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो विकल्प दिया गया है 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए। आप लोगों को बता दें कि राज्यसभा जो है ये उच्च सदन होता है, ये कभी विघटित नहीं होता है। इसके सदस्य जो होते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना इनका या पूरा ये जो होते हैं 2 वर्ष बाद इनका समय पूरा होता जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य निकलते जाते हैं। तो इसमें जो सदस्य होता है उसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए होता है। तो ये हो गया इसमें बी विकल्प सही। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप लोग सबसे पहले वीडियो देख सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।